जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। जैसे कि अपने लेसन अध्याय चल रहा था अपना चैप्टर नंबर 2 विश्व जनसंख्या घनत्व और वितरण, जिसमें हमने जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़ लिया था, जनसंख्या वितरण के बारे में पढ़ लिया था, फिर जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ लिया था, फिर हमने जनसंख्या वृद्धि के बारे में पढ़ा था। चैप्टर नंबर 2 और 3 के अंदर हमने जनसंख्या वृद्धि की बात की थी और जो आपका वीडियो सेशन है चैप्टर 3 था उसके अंदर बात की थी हमने। तो जनसंख्या वृद्धि की बात की थी और जनसंख्या वृद्धि के जो आपके घटक है, कारक हैं, जो जन्म दर थे, मृत्यु दर थे और जो प्रवास थे, उनकी बात की थी। यहाँ तक अपना ये अध्याय जो कंप्लीट हो चुका था। इसके आगे की बात करते हैं। हमारा अध्याय जो था विश्व जनसंख्या घनत्व नाम से था। चैप्टर नंबर हमारा जो है अध्याय नंबर जो है 2 चल रहा था। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत आपकी पुस्तक जो है उसका अध्याय नंबर 2 चल रहा था। बात करते हैं अभी अपने आगे कि प्रवास को प्रभावित करने वाले कारण कौन से हैं। देखिए, हमने ध्यान दिया था कि जनसंख्या वृद्धि क्या है, तो हमने परिभाषा देखी थी कि कोई निश्चित क्षेत्र है और कोई निश्चित 2 समय अंतराल है, उसमें उस क्षेत्र की जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ये हमने बात की थी। फिर हमने बात की थी वृद्धि 2 प्रकार से होती है, ऋणात्मक भी होती है और धनात्मक भी होती है। हमने इसके घटक पढ़े थे, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अभी हमने प्रवास जो पढ़ा था तो प्रवास की परिभाषा पढ़ी थी और प्रवास की परिभाषा के बाद में हमने समझा था कि उद्गम स्थान क्या होता है और गंतव्य स्थान क्या होता है था। तो अपना यहाँ तक हो चुका था अध्याय कंप्लीट। अभी अपने आगे बात करते हैं कि प्रवास को प्रभावित करने वाले कारण कौन से हैं। यह आपका 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीधा सा कि जनसंख्या प्रवास जो है उसको प्रभावित करने वाले कारण कौन से हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, मुख्यतः कारण जो है 2 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः कारण कितने प्रकार के बताओगे? 2 प्रकार के बताओगे। और वो 2 प्रकार है कौन कौन से? तो एक तो आपका रहेगा प्रतिकर्ष कारक और एक आपका रहेगा अपकर्ष कारक, यानी जिसको अपने पुश फैक्टर बोलते हैं और क्या बोलते हैं, पुल फैक्टर। समझना ये क्या होता है पुश फैक्टर। देखिए, पुश फैक्टर का मतलब क्या होता है? पुश का मतलब होता है धक्का देना, यानी कि ऐसे कारण जो कि व्यक्ति को, जनसंख्या को मजबूर करते हैं उस स्थान से निकलने के लिए, यानी धक्का देते हैं कि भी तू इस स्थान से चला जा। प्रवास होता है क्या? एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना प्रवास होता है। तो ये क्या है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में व्यक्ति जो जा रहा है उसके पीछे 2 कारण माने गए हैं मुख्यतः। कौन कौन से? प्रतिकर्ष और अपकर्ष। अब प्रतिकर्ष को समझते हैं अपने, तो मैं बता रहा हूं कि आपको पुश फैक्टर होता है, इसको इंग्लिश में पुश फैक्टर बोलते हैं। अब ये पुश फैक्टर होता क्या है? पुश का मतलब होता है, अगर अपने अर्थ लेके चले तो पुश का मतलब होता है धक्का देना, यानी कि ऐसे कारण जो व्यक्ति को मजबूर करते हैं कि तू इस स्थान से निकल जा, धक्का देने का कार्य करते हैं। जैसे एक व्यक्ति को धक्का देने का कार्य करते हैं तो घर से या रूम से बाहर निकल जाता है, उसी प्रकार से ये कुछ कारण होते हैं जो व्यक्ति को एक प्रकार से धक्का देने का कार्य करते हैं कि तू यहाँ से, इस स्थान से, इस गाँव को, इस शहर को छोड़ करके निकल जा। समझ लेते हैं एक करके। और दूसरे होते हैं फिर अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक यानी कि पुल फैक्टर, यानी कि जो मजबूर करते हैं, जो व्यक्ति को, जनसंख्या को लालच देते हैं कि तू मेरे यहाँ आ और यहाँ पर आकर के अपना घर बार बसा, यहाँ पर आकर के रहे। तो 2 फैक्टर, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। एक होता है धक्का देने का कार्य करता है और एक होता है वेलकम करता है, सुस्वागत करता है। ऐसे कारण जो आगमन के लिए क्या करते हैं, आने के लिए क्या करते हैं, मजबूर करते हैं व्यक्ति को। यानी कि हम दूर से चीज़ को देखकर कभी हमें चीज़ लुभावनी लगती है और हमारा मन करता है कि हम वहाँ पर जाएं, तो वैसे कारण सारे किस में आएंगे? पुल में। और ऐसे कारण जिनको अपने देखकर यूँ लगता है कि यार बस बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा सहन नहीं होता, अब छोड़ना ही पड़ेगा, तो वो होते हैं आपके पुश फैक्टर। अब एक को अपने पढ़ लेते हैं, अच्छे समझ में आ जाएंगे। पहला क्या है? रहने की निम्न दशाएं, यानी कि प्रतिकर्ष कारक में किनको पढ़ा जाएगा? रहने की निम्न दशाएं, यानी जो धक्का देने का कार्य करेंगे व्यक्ति को, जनसंख्या को निकालने का कार्य करेंगे। कौन कौन से हैं? गरीबी। अब देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति गरीब है या कहीं पर इतनी ज़्यादा कोई देश, कोई राज्य, कोई क्षेत्र जो है वहाँ पर ज़्यादा गरीबी है तो वहाँ पर व्यक्ति रहना पसंद नहीं करेगा, उस स्थान को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाएगा। बेरोजगारी, अगर उसको रोजगार नहीं मिल रहा तो उस स्थान को छोड़कर जाने के लिए मजबूर होगा। अगर वहाँ पर जल की कमी है तो भी वहाँ से जाने के लिए व्यक्ति मजबूर होगा। शिक्षा का अभाव है तो ये शिक्षा नहीं मिलेगी तो व्यक्ति शिक्षा पाने के लिए उस क्षेत्र को छोड़कर जाने पर मजबूर होगा। स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलेगी, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव मिलेगा तो भी व्यक्ति उस स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। यानी कि सारे कारण क्या है? व्यक्ति को स्थान छुड़वाने के लिए प्रेरित करते हैं कि तू स्थान छोड़ दे। यानी कि क्या? गरीबी है, बेरोजगारी है, जल की कमी है। अब भाई सीधी सी बात हमने अच्छे से समझ चुके हैं कि जल की कमी होती है तो हम क्या करते हैं, हमें जल चाहिए। अच्छे से मैंने आपको अच्छे से समझाया था, एक्सप्लेन किया था, फर्स्ट नंबर वीडियो सेशन में समझाया था। इसके अंदर आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा।
तो जल की कमी, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें अगर व्यक्ति को नहीं मिलती है तो इनको पाने के चक्कर में व्यक्ति जो है उस स्थान को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाएगा, यानी कि पुश फैक्टर का कार्य करेगी ये सारी चीज़ें। उसके बाद है प्रतिकूल जलवायु। मैंने आपको जलवायु भी समझाया था कि व्यक्ति के अनुकूल जलवायु नहीं होती है तो व्यक्ति उस स्थान को छोड़कर जाने के लिए मजबूर होता है। हमारा बॉडी जो है, हमारी जो बॉडी है वो उस स्थान की जलवायु को सूट नहीं कर रही है, वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस स्थान को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तीसरा है प्राकृतिक विपदाएं। अब जैसे देखो कई जगह क्या होता है, बाढ़ आती रहती है। अभी सीधी सी बात है, घर बनाया, बाढ़ आ गई फिर बह गया, या हमारे जो जीवन भर की पूंजी थी बाढ़ के साथ में बहेगी। आप लोग देखते हो टीवी वगैरह में न्यूज़ वगैरह आती रहती है कि उस स्थान पे बाढ़ आ गई, इस स्थान पे बाढ़ आ गई, इस प्रकार से। तो बाढ़ वगैरह आ जाए तो उससे उस स्थान को छोड़ने पर ये उचित समझेंगे भी छोड़ना ही पड़ेगा। बार बार में बाढ़ आ रही है, बार बार में घर मकान बना रहे हैं, कोई मजदूरी करके, रोजगार करके कुछ अपने जो जीवन उपयोगी संसाधन है उनको एकत्रित कर रहे हैं, और फिर बाढ़ जैसी आपदा आकर के उसको साथ में बहाकर ले जाती है। या सूखा गिर जाए, उस स्थान पर सूखा गिर जाए तो वहाँ पर सूखा गिर रहा है, वहाँ पर रहकर करेंगे क्या, फसल ही पैदा नहीं हो रही, रोजगार ही नहीं मिल रहा। तो तूफान वगैरह आ जाए तो तूफान वगैरह आने से क्या होता है कि हमारा घर बार अगर बसा हुआ है जो उजड़ जाए, या हमारी फैक्ट्री है, हमारा कारखाना जो है वो नष्ट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, उस स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर होंगे। भूकंप वगैरह आ जाए तो घर वगैरह ढह जाते हैं, आपकी फैक्ट्रियाँ, आपके उद्योग धंधे जो स्थापित किए वो सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं। सुनामी वगैरह आ जाए तो ये सारे के सारे कारण जो क्या होते हैं, जो बाढ़ का बड़ा रूप होता है उसको बोलते हैं सुनामी। ये बाढ़ अलग होता है, बाढ़ का मतलब होता है थोड़ा पानी का बहाव होगा, थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचेगा, लेकिन सुनामी जब आएगी तो जहाँ से सुनामी गुजरती है वहाँ पर आसपास के क्षेत्र के अंदर न तो कोई बिल्डिंग रहती है, न कोई घर मकान रहता है, सारे के सारे सब कुछ व्हीकल वगैरह सब साथ में बह जाते हैं। तो ये बाढ़ का बड़ा रूप होता है, थोड़ा ध्यान रखना कि ये सारे कारक व्यक्ति को क्या करते हैं, पुश करने का काम करते हैं, धक्का देने का काम करते हैं। अगर एक ही जगह पर बार बार में भूकंप आ रहा है तो वहाँ पर रहना थोड़ी ना पसंद करेंगे। घर मकान बना रहे हैं, भूकंप की वजह से डह गए, या बाढ़ की वजह से, सूखे की वजह से, तूफान वगैरह, सुनामी वगैरह इनकी वजह से, तो हम लोग क्या करेंगे, उस क्षेत्र को छोड़ना ही उचित समझेंगे। यूँ तो है नहीं भी रुपया कमाया लगा दिया, फिर कमाया फिर लगा दिया, ये क्या फायदे वाली बात तो समझेंगे नहीं। उसके बाद में महामारियाँ, क्या होता है कि कई बार कई क्षेत्र के अंदर महामारियाँ आ जाती है। कोई गांव, कोई शहर के अंदर अगर महामारी घुस जाए तो उस गांव को नष्ट करके चली जाती है। तो कई बार यूँ होता है कि महामारी के आगमन की वजह से, जैसे आपने कोरोना काल के टाइम में देखा था, तो पूरे देश में क्या, पूरे लगभग विश्व पर ये संकट का माहौल बन गया था। अब मान लेते हैं जैसे एग्जाम्पल दूँ, चीन से शुरुआत हुई थी आपकी इस महामारी की, तो लोगों ने क्या किया था, चीन को छोड़ना शुरू कर दिया था। हमारे जो भारत वाले भी बाहर गए थे वो भी वहाँ से उसको छोड़ करके वापस अपने देश के अंदर आ रहे थे। तो ये रीजन था क्योंकि महामारी जो है, देखो सीधी सी बात है, जब महामारियाँ घुसती है कहीं पर भी, कोई भी गाँव, कोई भी देश, कोई भी शहर के अंदर, तो वहाँ पर उस देश, उस शहर को एकदम नष्ट कर देती है। तो वहाँ से अगर महामारी वगैरह अपने को लग रहा है देश के अंदर महामारी का प्रकोप छा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, महामारी से अगर और कोई बचने का उपाय नहीं दिखेगा तो हम क्या करेंगे, उस स्थान को, उस क्षेत्र को छोड़ देंगे। उसके बाद में जैसे युद्ध वगैरह, लड़ाई वगैरह होती रहती है, जैसे बॉर्डर वगैरह के इलाके होते हैं, वहाँ पर एनी टाइम युद्ध और लड़ाई का माहौल बना रहता है, तो हम लोग वहाँ पर बसना उचित नहीं समझेंगे कि अपने को खतरा ही रहता है यार, पता नहीं कब कौन सा गोला आकर के सिर पे गिर जाए, कब किधर से गोलियां चलने लग जाए, कब मतलब बलि के बकरे बन जाए, इस प्रकार से डर रहता है मन में। तो हम लोग जो है युद्ध वाले क्षेत्र के अंदर या लड़ाई वाले क्षेत्र के अंदर रहना पसंद नहीं करेंगे। समझे होगे आप अच्छे से कि किस प्रकार ये सारी चीज़ें जो है व्यक्ति को क्या करती है, निकालने के लिए मजबूर करती है, कि स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करती है कि भाई ये तेरे को इतनी सारी चीज़ों का अभाव मिल रहा है और तो इस स्थान को छोड़ दे। तो ये सारे के सारे कारक आपके क्या कहलाएंगे, प्रतिकर्ष कारक। शायद मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। अभी अपने समझते हैं अपकर्ष कारक, यानी कि पुल फैक्टर। यानी कि पुल फैक्टर का मतलब होता है जो कि मजबूर करते हैं आने के लिए, कि भी तू आ जा और तेरे को यहाँ पर सारी प्रकार की सुख सुविधा मिलेगी, तू यहाँ पर रहे। ये जो देश, ये जो शहर, ये जो नगर, ये जो गांव, ये जो कस्बा है वो बहुत अच्छा है। तो ऐसे कारक कौन से होते हैं जो व्यक्ति को लुभावना लालच देते हैं? तो वो सारे के सारे कारक कौन से हैं, अपने पढ़ लेते हैं। रहने की अच्छी सुविधाएं। अब अगर कहीं पर थोड़े रुपये पैसों के अंदर रहने की अच्छी सुविधा मिल रही है तो सीधी सी बात अपने जाना पसंद करेंगे। अपने को आसानी से रोजगार मिल जाए तो भी हम वहाँ पर उस स्थान पर जाना पसंद करेंगे। अच्छा वेतन मिले तो सीधी सी बात है, अच्छे वेतन की वजह से हम लोग क्या करते हैं, एक गांव को, एक शहर को, एक देश को छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं। आप लोग देखते हो ज़्यादातर क्या पंजाब वाले सारे के सारे कनाडा के अंदर बैठे हैं। तो क्यों बैठे हैं? क्योंकि वहाँ पर क्या है, कनाडा के अंदर रुपये पैसे के चक्कर में बैठे हैं। सीधी सी बात है भाई वहाँ पर क्या है कि यहाँ से चलो ठीक है वीज़ा वगैरह बनवा करके जाते हैं, एक बार रुपया पैसा लगता है, 5, 7, 10, 15 लाख लगता है। उसके बाद में वहाँ पर जाकर के वो क्या करते हैं, साल की इनकम करते हैं लगभग 20, 30 लाख या 40 लाख इनकम कर लेते हैं। तो क्या है कि अच्छा वेतन मिले,
या रोजगार मिले, या क्या मिले, अच्छी शिक्षा मिले। कई बार यूँ होता है कि हम लोग अपने गांव को छोड़ करके शहर के अंदर जा करके बसने लग जाते हैं, या गांव को छोड़ करके हम लोग क्या करते हैं, जैसे शहर के अंदर गए कोचिंग वगैरह के लिए जाते हैं, या फिर अच्छी स्टडी के लिए अच्छे स्कूल में दाखिले के लिए, या विश्वविद्यालय के अंदर जाते हैं, या कोई बड़ी यूनिवर्सिटी में जा करके अपना दाखिला लेते हैं। तो वो किस लिए जाते हैं? ताकि हमें अच्छी शिक्षा मिले, हमें अच्छा स्वास्थ्य मिले, हम अस्पताल की सुविधा अच्छे से मिले, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी मिले, तो वहाँ पर भी हम लोग जा करके रहना पसंद करते हैं। उसके बाद में अनुकूल जलवायु, भी जलवायु अगर व्यक्ति के अनुकूल है तो वहाँ पर जाकर अपने को रहना आसान हो जाएगा। हमारे बॉडी टेम्परेचर अगर उस जलवायु को अगर सूट कर रहा है तो हमारे वहाँ पर रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी कि यूँ नहीं होगा भी यार रोजाना बीमार पड़ रहे हैं, हमारा बॉडी जो इस टेम्परेचर को, ये टेम्परेचर कम है यहाँ का, इस क्षेत्र का, या टेम्परेचर ज़्यादा है। मैंने एग्जाम्पल दिए थे जम्मू कश्मीर के, मैंने एग्जाम्पल दिए थे जैसलमेर के, शायद आपको याद हो तो, अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो तो वो ऐसी जलवायु, मतलब कि जलवायु का कहने का मतलब अगर बॉडी हमारी अगर उस जलवायु को सूट करती है तो हम वहाँ पर रहना पसंद करेंगे, यानी कि हमारा मन करेगा हम वहाँ पर जाकर रहे। मैंने गोवा का भी एग्जाम्पल दिया था, गोवा राज्य का भी एक अच्छा सा पास का एग्जाम्पल भी दिया था सॉरी। उसके बाद में बात करते हैं मनोरंजन के साधन। अब मनोरंजन के साधन कैसे, जैसे क्या होता है कि कई बार यूँ होता है कि भाई आसपास के एरिया के अंदर कोई अच्छा स्टेडियम वगैरह नहीं है खेलने के लिए, या अच्छी जैसे कोई एकेडमी वगैरह नहीं है जो खेल की तैयारी करवाती है। तो क्या लोग करते हैं, लोग कई बार मनोरंजन के लिए, खेल के लिए जो है एकेडमी वगैरह ज्वाइन करते हैं, तो गाँव वगैरह में मिलती नहीं है या आसपास के एरिया में नहीं मिलती, तो हम लोग दूसरे जगह जाते हैं। तो ये भी कारक हैं जो एक व्यक्ति को दूसरा स्थान पर जाने के लिए प्रेरित करते हैं। शांत क्षेत्र, मैंने बात की थी युद्ध व लड़ाई वाले क्षेत्र की, जो मजबूर करता है छोड़ने के लिए, शांत क्षेत्र मजबूर करता है व्यक्ति को आने के लिए। हम लोग भी चाहते हैं भी जिंदगी में वैसे ही बहुत भागा दौड़ी चलती रहती है, वैसे ही बहुत सारी समस्याएं होती है, उसके साथ में ऐसे लड़ाई झगड़े वाला हो, युद्ध वाला, टेंशन हो रहे बगैर काम की, तो वहाँ पर रहना तो पसंद नहीं करेंगे। हम लोग ऐसे सोचेंगे यार शांत सा माहौल हो, कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम दिन में 4-5 घंटे तो अगर आराम से अगर मिले भी, आराम करने का टाइम मिले हमें, तो कम से कम उस टाइम तो अपने को शांति मिले। तो इस हिसाब से शायद समझ में आएंगे कि प्रवास को प्रभावित करने वाले आपके 2 कारण कौन से हैं। तो एक तो कारण कौन सा है आपका प्रतिकर्ष, और एक कारण कौन सा आपका अपकर्ष। समझे होंगे, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर कुछ टीचर यूँ बोलते हैं कि रट्टा ही मारना पड़ता है, जियोग्राफी तो रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट है। अरे भाई नहीं है, जियोग्राफी क्या, आपका पॉलिटिकल, आपका हिस्ट्री, आपका मैथ, आपका साइंस, आपका इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट का आप रट्टा मार रहे हो, देखो मैं कोई किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं थोड़ा सा यूँ ही, कुछ कमेंट आ रहे थे तो उनका रिप्लाई कर रहा हूँ कि जरूरी नहीं होता कि हर सब्जेक्ट का रट्टा मारा जाए। और स्टडी के अंदर, शिक्षा जगत के अंदर अगर आप रट्टा मार रहे हो तो आपकी पढ़ाई, आपके जो आपने जो ज्ञान ग्रहण किया वो सारा निरर्थक है। आप अच्छे परसेंटेज बनाने से मतलब नहीं होता कि भी ठीक अच्छे परसेंटेज बन गए वो होशियार है। उस चीज़ को जब तक आप समझकर अपने जीवन के अंदर ढाल नहीं लोगे तब तक वो शिक्षा हमारे कोई काम की नहीं होगी। तो रट्टा मारने से कोई फ़ायदा नहीं है। रट्टा मारने से, देखो एक और बताता हूँ कि कभी भी एग्जामिनर जो है पूरे में से पूरे नंबर तभी देता है हमें जब हम लोग एकदम पासबुक से कॉपी करके ना छाप के आए। कई बार यूँ होता है कि बच्चा जो है रट्टू तोता होता है, रट्टा मार के याद कर लेता है एकदम, मतलब अच्छे से एकदम पर्सन का पर्सन हूबहू, लाइन की लाइन, शब्द के शब्द बिल्कुल एकदम जहाँ पर थे वहीं पर वैसे छाप आता है। फिर भी उसके 100 में से 100 नंबर नहीं मिलते, अच्छे मार्क्स नहीं मिलते उसको, और फिर बोलता है सर मैंने तो बहुत अच्छी तैयारी की थी। तो भाई एग्जामिनर पर भी इफेक्ट पड़ता है कि एग्जामिनर को भी लगता है कि बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान भी है कि नहीं है, या वो यूँ ही बस लाइनें रट रहा है, 10-10 बार लिख कर देख रहा है, रट्टा लगा लिए उसने, छाप रहा है, उसको इनके बारे में नॉलेज है कि नहीं है। अब जैसे मैंने अगर आपको समझाया है, अब कुछ बच्चे तारीफ भी करते हैं कि सर आप अच्छे से समझाते हो, तो जैसे मैंने आपको समझाया कि भाई इस प्रकार से कि अपकर्ष कारक कौन से हैं, मैंने आपको व्यवहारिक एग्जाम्पल दिए हैं। बहुत जितने भी अपने वीडियो अपलोड किए हैं, हर एक वीडियो के अंदर मैं आपको व्यवहारिक एग्जाम्पल दे करके उस परिभाषा को समझाने का प्रयत्न करता हूँ। अब आपको क्या होगा ज़िंदगी में, यूँ होगा, अब जैसे मन किया, जैसे घर में बैठे हैं, अब दिमाग फ्री है, शैतान का घर है, तो ऐसे तो नहीं, कम से कम आपका इतना दिमाग तो काम करेगा, या कहीं पर बाहर जाओगे तो इतना तो दिमाग काम करेगा, यार यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा दिख रही है, तो दिमाग में इतना दौड़ेगा कि सर ने समझाया था जनसंख्या घनत्व। फिर आप देखोगे कि इतनी जगह के अंदर ज़्यादा लोग बसे हुए हैं, लगभग यहाँ का जनसंख्या घनत्व इतना होगा। अगर आपने चीज़ वो समझी है तो आपके वो माइंड में आएगा प्रश्न, कभी ना कभी वो ऐसी सिचुएशन बनेगी आपके दिमाग में। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि आप लोग जम्मू कश्मीर के व्यक्ति को यहाँ पर लाकर रखो, या यहाँ के व्यक्ति को वहाँ पर ले जाकर रखो, ये जलवायु के टाइम समझाते वक्त मैंने बताया था। अब कभी कभार यूँ होता है अपने गाँव के अंदर या मोहल्ले के अंदर या कोई शहर के अंदर ऐसी सिचुएशन देखने को मिले कि कोई बाहर का व्यक्ति आया हुआ घूमने, या हम कभी बाहर जाएंगे घूमने, तो हमें वो याद आएगी चीज़ कि हमने पढ़ी थी उस क्लास के अंदर, उस अध्याय में हमने पढ़ा था कि जलवायु व्यक्ति को कैसे प्रभावित करती है। तब आपको याद आएगा कि हाँ भाई वो चीज़ समझी थी, तो आज उसका
बेनिफिट मिल रहा है। फिर हमने जैसे देखा था कि हम लोग नॉर्मल सी बात है, हमारे घरों के अंदर लोग प्रवास वगैरह करते रहते हैं, हम करते रहते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, ये प्रवास ही तो है, मैं पढ़ाने के लिए जाता हूँ, ये प्रवास ही है। और हमारे जो माता पिता हैं वो रोजगार के लिए घर को छोड़कर बाहर जाते हैं, तो वो क्या प्रवास ही तो है। यानी नॉर्मल एग्जाम्पल लेकर के आप उस चीज़ को समझो। आपके जब तक आप समझोगे नहीं, जब तक अच्छे से अपने जीवन के अंदर उसको धारण नहीं करोगे, वो कोई फायदे वाली बात नहीं है। रट्टा लगाया, छाप आए, 10 में से 10 नंबर आ गए, 100 में से 100 नंबर आए, तो यूँ नहीं भी। और एग्जामिनर पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अगर आप उस चीज़ को अच्छे से एग्जामिनर को समझा रहे हो, अपनी भाषा में समझाओ। जरूरी नहीं है कि पासबुक का है एकदम सेम कॉपी करके हो, अपनी भाषा में समझाओ, कुछ अपने तथ्य जोड़कर लिखो, तो उसको भी लगना चाहिए हाँ बच्चे को नॉलेज है। चलिए बात करते हैं कुछ आगे। हमने कारणों की बात कर ली है प्रवास को प्रभावित करने वाले। अभी अपनी बात करें थॉमस मोल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या है, पहले तो इस पर बात कर लेते हैं कि इन्होंने सिद्धांत दिया क्या है। वो परिभाषा मैं पढ़ा देता हूँ, और वो परिभाषा देखो जरूरी नहीं है कि जैसी मैंने परिभाषा लिखी है वैसे आप लिखे हो। मैं फिर से वही उसी बात पर जोर दे रहा हूँ कि आपको रट्टा नहीं लगाना है। तो पहले बात कर लेते हैं कि इन्होंने सिद्धांत दिया क्या था, और इनका सिद्धांत क्या वास्तव में लागू होता है या नहीं लागू होता। और उसके बाद में एक चीज़ और पढ़ने वाले अपने जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। हमारा अध्याय चल रहा था विश्व जनसंख्या घनत्व और वितरण, जिसमें हमने सभी की परिभाषा पढ़ ली है, सिद्धांत पर आगे लास्ट हमारा, इसके बाद में बचेगा जनसंख्या नियंत्रण का उपाय। और उसके बाद में लास्ट एक चीज़ बचेगी हमारी, लास्ट एक स्टेज बचेगी या लास्ट अपना वीडियो जो बचेगा वो बचेगा हमारा जननांकीय संक्रमण सिद्धांत, जो कि जरूर ही पूछा जाता है वार्षिक परीक्षा या अर्धवार्षिक परीक्षा। अगर अर्धवार्षिक परीक्षा में आ गया तो बढ़िया, नहीं आया तो वार्षिक परीक्षा में उसके लिए तैयार रहना। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत इस अध्याय से, जिसके बारे में अपने बात करेंगे आगे वाले चैप्टर में। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं इन दो सिद्धांत के बारे में, इस एक सिद्धांत के बारे में और ये कुछ उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। अपने थॉमस मोल्थस जो नाम का विद्वान था, भूगोलवेत्ता था, उन्होंने क्या एक सिद्धांत दिया था उनके द्वारा। देखिए एक तो नाम ध्यान में रखना, ये एक भूगोलवेत्ता थे जो आपके, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, जो कि सिद्धांत कब दिया गया था इनके द्वारा 1798 में। एक तो ये भी ध्यान रखना सन का, कि इन्होंने जो ये सिद्धांत दिया था, जनसंख्या सिद्धांत दिया था, ये सिद्धांत दिया कब था, तो क्या बताओगे 1798। अब इन्होंने सिद्धांत क्या दिया था कि जनसंख्या खाद्य आपूर्ति की तुलना में तेजी से बढ़ेगी, और इसका परिणाम अकाल, महामारी, युद्ध के रूप में सामने आएगा, और जनसंख्या वृद्धि अचानक से क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। देखिए आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। ये भाई साहब थॉमस मोल्थस भाई साहब ये बोलते थे कि इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, ये बोल रहे थे कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग बोलते हैं ना, जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। चलो देखो फिर उपाय दिए हैं, पढ़ने भी पड़ेंगे, अच्छी बात है, कुछ अपने को नॉलेज भी होना चाहिए, और अपने को इन उपायों को तो अपनाना भी है अपने जीवन के अंदर। लेकिन इन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि जो नेचर है, उस नेचर का हम कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते, इस प्रकृति का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते, इसके साथ में आप लोग कभी भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर आपने इसके साथ में छेड़छाड़ की तो आपको भुगतना पड़ेगा। ये सिद्धांत इसी पर टिका हुआ है। क्या बोले कि जनसंख्या खाद्य आपूर्ति की तुलना में तेजी से बढ़ेगी, कि आप लोग चाहो जितना जोर लगा लो भी जनसंख्या को तेजी से बढ़ा लो। ये क्या बोल रहा है, ये समझना, ये एक टेबल दिया हुआ है, एक डायग्राम बनाया मैंने, इन्होंने भी इस टेबल की बात की थी एक उदाहरण दे करके, तो मैंने भी बनाया है कि एक टेबल लगा हुआ है। पहले इसको समझिए कि एक टेबल लगा हुआ है खाने का, जिस पर कि खाना रखा हुआ है। ये इस प्रकार से कुछ जगहों पर भी कुछ ये थालियां मान लो कुछ भी परोस दी गई है, खाना परोस दिया गया है एक टेबल पर, और ये कुछ खाने वाले लोग बैठे हुए हैं इस टेबल पर। जैसे मान लेते हैं 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर, 8 एक मान लेते हैं। तो इस प्रकार से एक छोटा सा उदाहरण दिया है कि एक टेबल पर जिस प्रकार खाना परोस दिया जाता है, अगर उसी परोसे हुए खाने पर अगर जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी, अब देखो ये खाना इतने लोगों के लिए है, तो ये बड़े ही मस्ती से खा लेंगे इसको भी, इनको पता है भी हाँ एक थाली मेरी है, एक थाली मेरी, हिसाब से बड़ी मस्ती से सारे के सारे आराम से भोजन कर लेंगे और भरपेट भोजन कर लेंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग, ये समझा रहा हूँ मैं, इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या बात बोली जा रही है कि इस जो ये टेबल दिया हुआ है, इस टेबल पर, इस खाने पर, उतने ही खाने पर अगर जनसंख्या को बढ़ा दिया जाए तो, जैसे मान लेते हैं कि एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ, इसकी बाद में बात करते हैं, घर में एक एग्जांपल की बात करते हैं। मान लेते हैं हमने घर पर खीर बनाई है, कोई हलवा बनाया है, कोई पूरियाँ वगैरह बनाई है, कोई पकवान बनाया है। मान लेते हैं वो 5 लोगों का बनाया था, हमें पता नहीं था, अभी हमने यही आंकड़ा लगाया था कि आज घर में हम 5 लोग हैं, 5 रोजाना 5 ही होते हैं यार, 5 लोग हैं, 5 के लिए बना लो, ये बहुत होएगा, इतना बना लो, चलो ठीक है 5 है, 5 की जगह 6 का बना लो, बहुत होएगा, थोड़ा बहुत बच जाएगा तो कोई अपने पशु को डाल देंगे या फिर सवेरे के टाइम खा लेंगे, जो भी होगा। लेकिन उसी जगह हमने अब पकवान तो बना लिया, हमें पता नहीं था, और उसके बाद में शाम को अचानक बिन बुलाए मेहमान आ गए।
तो उस टाइम क्या होगा, उतने ही अगर खाने को एडजस्ट करना पड़े तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। सीधी सी बात है, अब आए हुए मेहमान को तो हम यूँ नहीं बोलेंगे भी तू भूखा सो जा, लेकिन हमें भूखा सोना पड़ेगा। ये सिद्धांत यही समझा रहा है कि जितना खाना पर्याप्त है इस टेबल पर उतने ही व्यक्ति होने चाहिए। अगर उससे ज़्यादा व्यक्ति, मान लेते हैं एक व्यक्ति यहाँ पर बढ़ गया, मान लेते हैं एक व्यक्ति यहाँ पर बढ़ गया, एक व्यक्ति यहाँ पर बढ़ गया इस वाले कोने पर इस प्रकार से, एक व्यक्ति इधर आ गया इस प्रकार से, बहुत सारे और बढ़ गए इस प्रकार से, तो क्या ये पहले जो जितने लोगों के लिए खाना रखा हुआ था, जितने लोगों का मस्ती से पेट भरा जा रहा था, क्या अब इन सबका पेट भर पाएगा? नहीं भाई। अब बेचारे जो पहले वाले हैं ये भी भूखे खड़े होंगे आधे, और आधे ये जो बाद में आए हैं ये भी भूखे खड़े होंगे। मतलब ये खाना कम है, खाद्य पदार्थ कम है, लेकिन जनसंख्या क्या हो गई, बढ़ गई। जनसंख्या बढ़ने से खाने में क्या हुई, कमी हुई। अब दोबारा से इसमें आ जाओ, क्या बोला, जनसंख्या, समझना दोबारा से जो मैंने ये बात समझाई कि खाना कम हो जाएगा, जनसंख्या बढ़ जाएगी। शायद इस डायग्राम से इतनी बात तो समझ में आई होगी कि खाना पहले तो पर्याप्त था, लोग भी पर्याप्त थे और खाना भी पर्याप्त था, आराम से पूरा पूरा आ रहा था। लेकिन अब खाना तो क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन जनसंख्या क्या हो गई, बढ़ गई। तो वही बात लिखी है कि जनसंख्या खाद्य आपूर्ति यानी कि खाने की तुलना में तो क्या होगी, तेजी से बढ़ेगी, जैसे यहाँ पर बढ़ाई है मैंने। इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम हमने देखा था कि हम क्या सोएंगे, भूखे सोएंगे। मैंने बताया था ना, घर के अंदर जैसे मान लेते हैं हमारे तो घर में एक दिन मेहमान है, हम दूसरे दिन बना लेंगे खाना, हमें पता है भी 4-5 दिन 10 दिन मेहमान रहेगा। लेकिन इसका क्या किया जाए, जब इस धरती पर, इस संसार पर अगर खाना ही कम है, खाने के लिए खाद्य पदार्थ ही कम है और जनसंख्या बढ़ जाए तो भी ऐसे तो है नहीं भी, घर वाली सिचुएशन है भी, घर के अंदर चलो ठीक है भी, अगर आटा नहीं है तो आटा पिसवा लेंगे, सब्जी नहीं है तो सब्जी जाकर मार्केट से लेंगे। ये तो नहीं है कि ऐसे तो नहीं है भी इस धरती पर, इस पृथ्वी ग्रह पर हमारा अगर भोजन खत्म हो गया तो मंगल ग्रह से भोजन ले आएंगे और यहाँ के लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है तो उनको खिलाए रखेंगे। ऐसा सिस्टम तो नहीं होने वाला। तो क्या होगा, खाद्य पदार्थ तो उतना ही रहेगा, जनसंख्या बढ़ेगी। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो रोजाना उनको कुछ ना कुछ धीरे धीरे उनके जो खाने की जो आपूर्ति थी वो कम होती जाएगी और धीरे धीरे क्या होगा, वो कमजोर पड़ते जाएंगे। आगे देखो क्या बात लिखी हुई है, इसका परिणाम क्या होगा भाई, अगर जनसंख्या खाद्य पदार्थों की आपूर्ति में अगर तेजी से बढ़ेगी तो इसका परिणाम क्या होगा, अकाल देखने को मिलेगा। सीधी सी बात है, सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा। कम है, भोजन कम है, खाने वाले ज़्यादा है, काल ही गिना जाता है, उसको काल ही तो बोलते हैं। महामारियाँ आएगी कि शरीर जो है हमारा कमज़ोर पड़ने लग जाएगा, हमारे अंदर जो है वो साइंस की भाषा में जो बोलते हैं कि रोगाणु से लड़ने की जो पावर होती है या फिर जो भी है, जो रोग को आने से रोकते हैं, तो उसको पहले से वो शरीर हमारा कमज़ोर है तो उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे और हम जो है कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। महामारियाँ आएगी, युद्ध के रूप में सामने आएगा, यानी कि ये अकाल और महामारियाँ जो है किसके रूप में सामने आएगा, हमारे सामने जैसे युद्ध आ जाता ना, और युद्ध आते ही अचानक जैसे क्या होता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। जब युद्ध होता है तो हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। वैसे ही जब इस खाद्य पदार्थ कम होगा, जनसंख्या बढ़ेगी, तो अकाल और महामारियाँ जो है ये हमें एक युद्ध की तरह दिखाई देगी कि दूसरे देश ने हमारे देश के ऊपर अटैक कर दिया, वैसे लगेगा हमें, और युद्ध के रूप में सामने आएगा। और इसका लास्ट में नतीजा क्या निकलेगा, जैसे युद्ध होता है तो लास्ट में नतीजा क्या निकलता है कि एक देश को हानि होती ही होती है। वैसे तो दोनों देशों को या जिनके बीच में युद्ध हो रहा है दोनों तरफ हानि होती है, लेकिन क्या होता है, एक तरफ को ज़्यादा हानि होती है, एक तरफ को कम हानि होती है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि इसका परिणाम क्या निकलेगा, परिणाम के रूप में क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि अचानक से गिर जाएगी। मतलब लोग कुपोषण का शिकार हो चुके हैं, लोगों में महामारियाँ फैल चुकी है और लोग क्या करेंगे, फटाफट मरने लग जाएंगे। वृद्धि अचानक से, उनकी जनसंख्या वृद्धि अचानक से गिर जाएगी, लोगों की डेथ रेट जो है बढ़ जाएगी और जनसंख्या वृद्धि जो है ऋणात्मक चलती जाएगी। क्या बात शायद समझ में आई? मेरे हिसाब से तो मैंने आपको सिद्धांत अच्छे से समझाने का प्रयत्न किया है। अगर आपको फिर भी कमी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, एक बार दोबारा से समझा दिया जाएगा। थोड़ा सा एक बार फिर ध्यान दे लो। खाद्य, भाई साहब क्या बोल रहे हैं, मोलथस भाई साहब क्या बोल रहे हैं, खाद्य पदार्थ कम होगा, जनसंख्या बढ़ेगी। खाद्य पदार्थ कम, जनसंख्या बढ़ी, क्या परिणाम देखने को मिलेगा, अकाल पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, महामारियाँ आएगी, उससे हमारा क्या होगा, शरीर जो है कमजोर पड़ेगा, कुपोषण का शिकार होगा, हम बीमार रहने लग जाएंगे और फटाफट सब क्या हो जाएंगे, ईश्वर को प्यारे होने लग जाएंगे, यानी कि हम जो है डेथ रेट जो है बढ़ने लग जाएगी, मृत्यु दर जो है वो बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, हमारी मृत्यु दर जो है बढ़ जाएगी। मृत्यु दर तो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जन्म दर जो है, जो बर्थ रेट जो है वो डाउन हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, और मृत्यु दर जो है वो क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। ये था सिद्धांत। ये बोलता है, ये भूगोलवेत्ता जी बोलते हैं कि
आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग प्रकृति के साथ में, नेचर के साथ में खिलवाड़ करेंगे कि कुछ नहीं होता, जनसंख्या बढ़ाओ बढ़ाओ जनसंख्या बढ़ाओ, यूँ करते रहेंगे और जनसंख्या बढ़ाते गए, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता करते गए, तो अगर हमने प्रकृति के साथ में, हमने नेचर के साथ में खिलवाड़ किया तो नेचर भी हमारे साथ में इस रूप में खेलेगी, फिर अकाल देगी हमें, महामारियाँ देगी हमें और वापस से वो अपना संतुलन बना लेगी। नेचर आपने देखा होगा कई बार हम लोग जो है वृक्षों को ज़्यादा काट देते हैं, हम लोग जो है अपनी प्रोग्रेस के लिए काफ़ी जो है पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं और फिर कोई ना कोई ऐसी महामारी, ऐसा सूखा या ऐसा अकाल या ऐसा बाढ़ जैसी, सुनामी जैसी आपदा आती है कि वापस से सब कुछ संतुलन बना देती है वो। तो नेचर कभी भी अपने साथ में समझौता नहीं करती है और अपना संतुलन बनाए रखती है। तो यही बात इन्होंने समझाई थी, अच्छे से समझ में आई होगी। बात कर लेते हैं अपने जनसंख्या नियंत्रण के उपाय की। देखिए क्या है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, हमें क्या क्या ध्यान में रखना है जिससे हम जनसंख्या पर कंट्रोल कर सकें, यूं नहीं कि जनसंख्या को बढ़ाए रखें। तो वो उपाय क्या क्या है। पहला तो उपाय हमारे सामने लिखा हुआ है कि परिवार नियोजन को अपना करके बच्चों के जन्म को रोका जा सकता है। और दूसरी बात, या क्या किया जा सकता है, उसके बीच में अंतराल रखा जा सकता है। अंतराल का मतलब होता है गैप रखना, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो गैप रखना, कि सर बीच में दूरी तो रखो, गैप तो रखो। क्या है समझाने का प्रयत्न करता हूँ इस पहले पॉइंट को, कि परिवार नियोजन अपना करके, यानी कि ऐसे तरीके अपनाओ जिससे परिवार में, जैसे हमारे क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल की दीवारों पर लिखा होता है बच्चे दो ही अच्छे, इस प्रकार से पढ़ेगा बाहर तो बढ़ेगा बाहर, तो इस प्रकार से ऐसे नारे लिखे होते हैं। तो ये सारा क्या है कि ये परिवार नियोजन को समझाने के लिए लिखे होते हैं। अब समझिए क्या है कि परिवार नियोजन को अपनाकर, मतलब कि परिवार को कैसे चलाया जाता है, छोटे परिवार के क्या फायदे हैं और बड़े परिवार के क्या नुकसान हैं, क्या घाटे हैं, इनको लोगों को समझा करके और फिर लोगों को ये बताया जाए कि छोटा परिवार होगा तो किस प्रकार सुखी होगा, किस प्रकार से उस परिवार के जो जितने भी आपके पास में बच्चे होंगे वो आप उनको अच्छी शिक्षा दे पाओगे, उनको अच्छा खान पान दे सकते हो, उनमें से ऐसे नहीं होगा कि कोई भूख की वजह से या प्यास की वजह से मरेगा, ऐसी सिचुएशन आपके सामने क्रिएट नहीं होगी और आप जो है अपने माता पिता होने का कर्तव्य निभा पाओगे और जो बच्चा आपके होगा वो अपने मतलब अपना हष्ट पुष्ट तरीके से एकदम बढ़िया तैयार होकर अपने देश के अंदर सहयोग भी दे पाएगा। तो यह है परिवार नियोजन, कि भाई परिवार नियोजन को अपना करके और क्या किया जा सकता है, बच्चों के जन्म को रोका जा सकता है। अब परिवार नियोजन के जैसे उपाय बहुत सारे बताए जाते हैं इसमें, जैसे परिवार नियोजन के क्या क्या उपाय हैं, जैसे क्या करो कि नसबंदी करवा लो, या तो पुरुष नसबंदी करवा दो या महिला नसबंदी करवा दो। अब ये भी जरूरी नहीं होता कि आप नसबंदी करवाओ तो उसी से ही जनसंख्या को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। आप लोग इसके नसबंदी करवाने की बजाय आप लोग और भी बहुत सारी आजकल तो मार्केट में और भी बहुत सारी मेडिसिन मिलती है, आप उनका भी सहारा ले सकते हो, या और भी आप अदर चीज़ों का भी ध्यान में रख सकते हो कि भी हाँ भी इस टाइम इस पीरियड में ये जो समय है इसमें हमें इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं क्या समझाया जा रहा है कि अगर हम लोग जो क्या है पुरुष नसबंदी करवा दो या महिला नसबंदी करवा दो तो उसके बाद में क्या होगा, जनसंख्या पर कंट्रोल होगा। यानी ये बोल रहा है किस प्रकार के आप उपाय अपना सकते हो। यानी एक देश को, एक देश की सरकार को ये चाहिए कि अगर उसको दिख रहा है कि उस देश की जनसंख्या, उस राज्य की जनसंख्या या उस शहर की जनसंख्या आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ रही है तो वहाँ के या तो पुरुषों को उठाओ या महिलाओं को उठाओ और सबकी नसबंदी करवा दो। इनका कहने का मतलब ये, इससे क्या होगा, अपने आप ही क्या होगा, परिवार के अंदर जनसंख्या पर कंट्रोल होगा, बच्चे जो है जन्मना बंद हो जाएंगे, बच्चे पैदा होना बंद हो जाएंगे। नसबंदी तो आप समझते हो कि जिससे शुक्राणु जो है वो साइंस की भाषा में शायद शुक्राणु ही बोलते हैं उनको, कि शुक्राणुओं का आवागमन बंद हो जाएगा और जो बच्चे पैदा होने की प्रक्रिया है, गर्भावस्था की जो प्रक्रिया है वो अपने आप ही रुक जाएगी। या फिर क्या किया जा सकता है, अगर आप ये तरीके अपना रहे हो, अगर ये तरीके नहीं अपना रहे, नसबंदी नहीं करवानी, अपनी इच्छा से नहीं करवानी या सरकार के दबाव में आकर नहीं करवानी, तो क्या है कि आप ऐसे करो ना कि बच्चों के बीच में एक बच्चा पैदा हो गया तो कम से कम दूसरा बच्चा पैदा करने में 3 से 4 साल का गैप रखो, ताकि पहले वाला बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसकी आप अच्छे से देखभाल कर पाओगे, तब वो स्कूल में जाने के लायक हो जाएगा, कोई दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ने के काबिल बन जाएगा, तब जाकर के आप दूसरे बच्चे को जन्म दो। तो इस प्रकार से थोड़ा बच्चे के बीच में अंतराल रखो। और क्या है, ज़्यादातर ध्यान ये रखो कि सर बच्चे जो है क्या है कि 2 हैं वही अच्छे रहेंगे, 2 या 3, ऐसे नहीं हो कि भाई 10-10 जन्म दिए और ठीक है अभी कोई पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। अब क्या होता है, जैसे 2 नंबर पॉइंट की बात करते हैं कि प्रचार प्रसार से लोगों में जागरूकता बढ़ानी चाहिए। इससे क्या कहने का मतलब क्या है, पहले के जैसे हम लोग अभी तो क्या है, शिक्षा जगत धीरे धीरे बढ़ रहा है तो लोग जो शिक्षित हो रहे हैं और इससे जनसंख्या पर काफ़ी अपने को प्रभाव भी देखने को मिल रहा है, भी जनसंख्या वृद्धि जो है थोड़ी कम भी हो रही है। लेकिन समझने का प्रयत्न ये करना कि पहले क्या करते थे लोग, आवश्यकता से ज़्यादा बच्चों को जन्म दे देते, मतलब कि उनके ये तो था नहीं कि भी जॉब लगनी है या फिर उनको पढ़ाना है या लिखाना है, ऐसा काम तो होता नहीं था। अगर अपने बात करें ज़्यादा नहीं, आज से कम 50-60 साल पहले की बात करें
तो पहले यूँ होता था कि भाई घर के अंदर जितने बच्चे हैं उतने कम माने जाते थे। क्यों? क्योंकि खेत होते थे, बस खेत में काम करना है भाई, और खेत में जितने मजदूर चाहिए अगर वो सारे के सारे मजदूर घर के हैं तो और भी अच्छी बात है। तो पहले क्या है कि बच्चों को मतलब ज़्यादा बच्चे होते थे तो वो बढ़िया माना जाता था, लेकिन अब यूँ नहीं है। अब जनसंख्या अगर नियंत्रण करना है तो हमें शिक्षित होना जरूरी है और लोगों में जागरूकता बढ़ानी भी उसके बारे में जरूरी है। 3 नंबर, बड़े परिवारों के लिए गर्भ निरोधक सामग्री फ्री में उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। कि सरकार को ये चाहिए कि अगर किसी क्षेत्र की, किसी देश की अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो वहाँ पर क्या करवाया जाए कि उन परिवारों में जो गर्भ निरोधक दवाइयाँ हैं, जो आजकल मार्केट में मेडिसिन वगैरह मिलती है, गर्भ निरोधक टीके, इंजेक्शन वगैरह भी लगते हैं, गर्भ निरोधक टैबलेट वगैरह भी आती है, या कुछ अदर प्रकार के जैसे कंडोम वगैरह भी यूज करते हैं। तो इन सब के द्वारा जो है क्या है, ये सारी सामग्रियाँ जो है फ्री में उपलब्ध करवाई जाए और इनके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए कि अगर आप चाहते हो कि बच्चा ना हो, अगर आपको लग रहा है भी सर एक घर के अंदर 2 बच्चे हैं और हम इनसे संतुष्ट हैं, तो आप इन गर्भ निरोधक दवाओं का या जो अभी कुछ सामग्री की मैंने बात की थी उन सामग्री का आप उपयोग कर सकते हो और उनका किस हिसाब से उपयोग करना है इसके बारे में भी लोगों को अवगत कराया जाए, ताकि उससे जो है कोई साइड इफेक्ट ना हो, नुकसान ना हो और जनसंख्या पर भी नियंत्रण रखा जा सके। उसके बाद में यौन शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। कि अभी तो आपने देखा हो गया कि अभी 10वीं क्लास और 11वीं क्लास के चैप्टर आने लग गए हैं जिसमें यौन शिक्षा के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज दिया जाता है, लेकिन ये बताया गया कि यौन शिक्षा को जो है आप पाठ्यक्रम में संपूर्ण रूप से शामिल कर दो, ताकि उससे क्या होगा कि बच्चा जो है अवगत हो जाएगा कि कब जो है वो एक परिपक्व की सिचुएशन में आएगा, एक परिपक्व अवस्था में आएगा, जब जो एक महिला जो है एक बच्चे को जन्म देने के लिए, एक जो औरत है एक बच्चे को जन्म देगी तो बच्चा जो है किस प्रकार हष्ट-पुष्ट होगा या कैसा उसका मानसिक विकास होगा। माना जाता है साइको की अगर भाषा की बात करें, आप लोग जैसे 12वीं करके निकलोगे, अगर टीचिंग लाइन में घुसोगे तो वहाँ पर आपको जो है आपको बीएड के अंदर आपके एक साइको सब्जेक्ट लगेगा, जिसके अंदर ये भी समझाया जाता है कि अगर एक हष्ट-पुष्ट बच्चा चाहिए तो उसके लिए एक जो औरत है उसकी एज होनी चाहिए मिनिमम 20 से 21 साल और जो एक पुरुष है उसकी एज होनी चाहिए मिनिमम 23 से 24 साल। तो ये एज इनकी अगर रहेगी तो इस एज के अंदर अगर गर्भावस्था धारण की जा रही है और अगर बच्चे को पैदा किया जा रहा है तो वो उस अवस्था के अंदर जो बच्चा जन्म लेगा वो दूसरे बच्चों की तुलना में, मतलब जो कई बार देखते हैं कि गांव के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है कि एक महिला जो है छोटी सी उम्र में 14, 15, 16 साल की उम्र में बच्चे को जन्म दे देती है, या कई जगह हम देखते हैं कि एक महिला जो है 35, 40 साल की एज के होकर के बच्चे को जन्म देती है। तो इन दोनों स्टेज की तुलना में जो बच्चा पैदा कर रही है, जो महिला बच्चा पैदा कर रही है 23, 24 या 22, 23 साल की उम्र में बच्चा पैदा कर रही है, तो उसका जो बच्चा होगा वो उन दोनों की तुलना में ज़्यादा हष्ट-पुष्ट रहेगा, उसका मानसिक विकास अच्छा होगा, वो काफ़ी इंटेलिजेंट, काफ़ी ब्रिलियंट बच्चा जो है पैदा होगा। तो इसके बारे में लोगों को थोड़ा गलत बोल गया कि इसके बारे में लोगों को क्या है जागरूक किया जाना चाहिए और पाठ्यक्रम में ये यौन शिक्षा के बारे में भी जोर देना चाहिए कि यौन शिक्षा जो है वो किस प्रकार एक बच्चे के लिए और उसके आने वाली जो भावी पीढ़ी है उसके लिए किस प्रकार जरूरी है, उसको भी आगे ध्यान रहेगा भी हाँ किस प्रकार से हम जो है आगे अगर चाहते हैं कि हमारे आवश्यकता से ज़्यादा बच्चे ना हों तो किस प्रकार से, अगर उसको नॉलेज होगा यौन शिक्षा के बारे में तो वो इन गर्भ निरोधक दवाओं को इनको आसानी से जो है अपने जीवन में सही तरीके से उपयोग में ला सकता है। उसके बाद में बात करें तो देरी से विवाह करने पर को भी बढ़ावा देना चाहिए, यानी कि यूं नहीं हो कि जैसे पुराने टाइम के अंदर क्या होता था 10-11 साल का बच्चा हुआ नहीं कि 12-13 साल का लड़का और 10-1 साल की लड़की हुई नहीं कि उनकी शादी कर दी जाती थी। और फिर क्या होता था उस टाइम के अंदर एक बच्चा क्या परिपक्व अवस्था में नहीं होता है और न ही बिल्कुल भी उसको नॉलेज होता है भी एक विवाहित जीवन कैसा होता है उसके बारे में उसको बिल्कुल नॉलेज नहीं होता है। हाँ भी घर वाले यूँ होते थे, वो जुबान के होते थे भी हाँ मेरी जुबान की है, तेरी लड़की मेरी, मेरी लड़की तेरी, यूँ मतलब जन्म लिया नहीं कि पहले के जो बुजुर्ग लोग होते थे वो यूँ ही करते थे भी जन्म लिया, जन्म लेते ही बोल देते थे भी ये लड़की तो मेरे घर की बहू बनेगी या मेरी लड़की तेरे घर की बहू बनेगी। इस प्रकार से पहले जन्मते ही रिश्ता जो पक्का कर दिया जाता था और वो ये देखते थे कि यार बच्चा बड़ा होकर मतलब इतना समझदार ना हो जाए कि इस रिश्ते को ठुकरा दे, मेरी जुबान खराब हो जाएगी। तो इसके चक्कर में वो क्या करते थे 10-11 साल की एज में उनकी शादी कर देते थे जब तक उसको नॉलेज नहीं होता था। और जब तक उसको नॉलेज आता था तब तक तो वो गर्भगृहस्थी के अंदर इतना ज़्यादा गिर चुका होता है कि उसको कुछ होश ही नहीं दे पाता था और लगभग 7-8 बच्चों को जन्म भी दे देता था, उसको इनके बारे में कुछ नहीं पता था। तो अभी क्या है, अगर एक विद्यार्थी जो है एक जो स्टूडेंट है उसको इन सब के बारे में अगर जानकारी दी जाएगी यौन शिक्षा के बारे में या देरी से विवाह करने के बारे में, यानी जागरूकता बढ़ाई जाएगी समाज में, तो उससे क्या होगा जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। कि अगर देरी से विवाह किया जाएगा तो उससे क्या होगा, एक तो जो बच्चा है वो हष्ट-पुष्ट पैदा होगा, उसको किसी प्रकार का कोई भी जो है कुपोषण का शिकार नहीं होगा। तो शायद यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। मैंने आपको एक सिद्धांत
थॉमस मोल्थस का सिद्धांत, जनसंख्या सिद्धांत 1798 में दिया था। टेबल वाला एग्जाम्पल दिया मैंने, ये आप एग्जाम्पल, ये डायग्राम इसी प्रकार बना कर आ सकते हो बोर्ड टाइम के अंदर, एग्जाम टाइम में। ये कुछ नियंत्रण हैं, नियंत्रण के उपाय जो हैं ये मैंने आपको समझाए, और इस वीडियो सेशन के अंदर मैंने काफ़ी प्रयत्न किया है कि आपको अच्छे से जो भी मैंने पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि मैंने घरेलू एग्जाम्पल भी लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी हम जो है ये जो अध्याय जो है हमारा, हम जो है आगे वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर समाप्त कर देंगे इसको। हमारा एक छोटा सा जननांगीय संक्रमण सिद्धांत बचा है, उसका डायग्राम कैसे बनाना है और क्या कुछ उसके बारे में समझना है, उस पर एक 15 से 20 मिनट का वीडियो बना करके इस अध्याय को हम जो है समाप्त कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।